वेलकम दोस्तों, विद्युत का मूल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अगला चैप्टर देखेंगे हम। इसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। तो यह है कैपेसिटर और कैपेसिटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैपेसिटर से क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, आवेश को अर्थात चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर क्या है, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है और यह डीसी को रोकता है और एसी को प्रवाहित करता है। ये अगले वीडियो में भी हमने पढ़े थे। तो अब इसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा किया जाता है कैपेसिटर का, ये देखेंगे। सीरीज समूहन और पैरेलल समूहन। समांतर प्लेट संधारित्र। तो कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब कि समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसमें क्या होता है, जब हम कैपेसिटर को क्या करेंगे, इसमें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में कनेक्ट करने का रीज़न यही होता है कि एक के नीचे एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाते हैं। तो समान क्षेत्रफल होगा, दो प्लेट यूज़ करेंगे इसमें हम, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे डी दूरी नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस डायग्राम के अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो, ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट। तो ये कौन सी हो गई, पॉजिटिव प्लेट, और ये हो गई नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पर पॉजिटिव में प्लस पॉजिटिव चार्ज मतलब आवेश इसमें क्या होगा, एकत्रित होगा, और नेगेटिव प्लेट में नेगेटिव चार्ज एकत्रित होगा। इस तरीके से यह है कैपेसिटर का सिंबल। और यहाँ से इस सर्किट के अनुसार वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। तो ये V वोल्ट जब अप्लाई करेंगे हम इसके बीच में, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो यहाँ से चार्ज जो स्टोर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस साइड हो जाएगा, स्टोर होगा। तो ये जो कैपेसिटर होगा, ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। और जब फुल चार्ज हो जाएगा तो यह क्या करेगा, चार्ज को डोनेट करने लगेगा, मतलब रिवर्स की कंडीशन में आ जाता है। आगे देखेंगे तो इसमें जो उसकी कैपेसिटेंस होगी, धारिता जो होगी, C = ε0 A/d हो जाएगा। क्योंकि ये हो गया A क्या हो जाएगा, एरिया। A क्या हो जाएगा, एरिया, जितना एरिया कवर करेगा। और D क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की दूरी। D क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो इस फार्मूले के अनुसार हम उसका कैपेसिटेंस कैपेसिटर का निकाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसके आगे कंटेंट है, कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। तो कैपेसिटर जो है वो स्टैटिक मतलब कि स्थिर क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करके रखता है, मतलब जमा करके रखता है। दूसरी बात यह है कि कैपेसिटर की जो धारिता है निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला तो संधारित्र के सतहों के क्षेत्रफल पर मतलब एरिया पर डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी है वो एरिया पर डिपेंड करेगा। सेकंड है, कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मतलब डी पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद है, दोनों प्लेटों के बीच के मध्य जो माध्यम है, मीडियम है, ε0 पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब इस फार्मूले के अनुसार ये हुआ कि ये कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है मतलब धारिता है, वो ε0 पर भी डिपेंड करेगा, जिसे आप दोनों प्लेट के बीच के माध्यम कह सकते हैं उसे हम। उसके बाद है एरिया पर भी डिपेंड करेगा और उसके बाद दूरी पर भी डिपेंड करेगा। तो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी ये डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे संधारित्रों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, संधारित्रों का समूहन दो प्रकार का होता है। कैपेसिटर को हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसे सीरीज सीक्वेंस में भी करते हैं और पैरेलल सीक्वेंस में भी करते हैं। तो पहला देखेंगे हम सीरीज सीक्वेंस। तो इस क्रम में पहले संधारित्र मतलब कैपेसिटर का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से
तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र तथा कैपेसिटर के पहले सिरे से हम जोड़ेंगे और यही सीक्वेंस क्या कर रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। अब उसे हम डायग्राम में देखेंगे हम, तो डायग्राम में इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर C1 हो गया, दूसरा C2, तीसरा C3। तो ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है। कैसा जुड़ा है? सीरीज क्रम में, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज देखो, यहाँ पर करंट I फ्लो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होगी वो एक समान होगी। इस पॉइंट पर भी I होगी, इस पॉइंट पर भी I होगी और इस पॉइंट पर भी I ही करंट फ्लो होगी। तो इस तरीके से इस सर्किट में करंट एक समान फ्लो होगी। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज की कंडीशन में इसमें जैसे हम रेजिस्टेंस में देखे थे वैसे इस कैपेसिटेंस में भी होगा, इस कैपेसिटर में होगा। करंट क्या होगी, समान होगी, करंट का मान समान होगा और वोल्टेज डिवाइड होगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3। C1 और C2 के बीच में देखो ये वोल्टेज V1 होगा ड्रॉप, फिर C2 और C3 के बीच में V2 होगा और C3 और लास्ट एंडिंग जो सिरा है इसके बीच में V3 होगा। इस तरीके से इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला इस प्रकार है। ये फार्मूला 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सेम जैसे रजिस्टेंस ये हुआ था सीरीज़ में, ये हुआ था सीरीज़ में किसके लिए, ये कैपेसिटर के लिए है। लेकिन हम सीरीज़ में रजिस्टेंस के लिए क्या देखे थे, रजिस्टेंस के लिए क्या हुआ था, R1 प्लस R2, ये सीरीज़ में हुआ था। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर में क्या हुआ, उसका अपोजिट हुआ। 1/C इक्वल क्या हुआ, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हुआ। तो जो रजिस्टेंस में जो श्रेणी क्रम में होगा वो कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर में क्या होगा, वो पैरेलल में हो जाएगा। और जो रजिस्टर का पैरेलल है फार्मूला वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के लिए सीरीज़ में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगा कि यह है सीरीज़ में, कैपेसिटर में सीरीज सीक्वेंस में। तो इस प्रकार के समूह में धारा क्या होगी, समान होगी और वोल्टेज अलग अलग होगा। तो सीरीज में क्या होगा, यहाँ पर करंट समान होगी और वोल्टेज डिफरेंट होगी, ये हमें याद रखना है। फिर देखेंगे हम समांतर क्रम। तो कैपेसिटर का समांतर क्रम कैसा होगा, इस प्रकार के समूहन में प्रत्येक कैपेसिटर का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। मतलब पहला भी वैसा ही जुड़ा रहेगा और दूसरा भी वैसा ही समान जुड़ा रहेगा। आगे देखेंगे इससे डायग्राम में हम। तो यहाँ पर हमने इस सर्किट में कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है और ये कैपेसिटर C3 है। इसे हमने पैरेलल में कनेक्ट किए तो ये इसका स्टार्टिंग सिरा हो गया और ये एंडिंग सिरा हो गया। ये स्टार्टिंग हो गया और ये वाला सिरा हो गया एंडिंग सिरा। तो यहाँ पर इस सर्किट के अनुसार इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी ये I1 करंट फ्लो होगी, इसमें I2 करंट फ्लो होगी और इसमें I3 करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से जो I करंट फ्लो होगी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये तीनों करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 टोटल I के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। करंट क्या हो रही है, डिवाइड, और वोल्टेज समान। करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है और वोल्टेज समान। तो इस सर्किट में जब वोल्टेज अप्लाई होगा तो वोल्टेज पूरे सर्किट में समान होगा। वोल्टेज क्या होगा, पूरे सर्किट में समान होगा। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर का जो फार्मूला बनेगा, ये कैपेसिटर का फार्मूला C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये किसके लिए हुआ, ये हुआ C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हुआ पैरेलल के लिए।
तो पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटर, इस तरह के समूह में करंट का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और वोल्टेज का मान समान रहेगा। करंट अलग अलग और वोल्टेज समान होगा, ये याद रखना स्टूडेंट सभी। अब देखेंगे हम करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। करंट डेंसिटी क्या होता है, तो किसी भी चालक तार में अनुप्रस्थ काट का जो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। अर्थात किसी भी कंडक्टर में उसके एकांक काट क्षेत्रफल जो है उसका जितना डायामीटर होगा, उस कंडक्टर का जितना एरिया होगा, उस एरिया भर यदि करंट फ्लो हो तो वो क्या कहलाएगा, उसका धारा घनत्व कहलाएगा। और ये क्या है, एक सदिश राशि है। इसमें डायग्राम के अनुसार हम समझेंगे। इस डायग्राम में हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में, तो ये देखिए ये जो करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर माइनस साइन दिखा हुआ है। तो माइनस साइन दिखाने का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसे ऐसा भी शो कर सकते थे हम। तो ये इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना है, अर्थात इसका जो डायामीटर है, इस डायामीटर के अनुसार इस कंडक्टर में, इस चालक तार में पूरी करंट फ्लो हो रही है। तो इस अनुसार हम देखेंगे इसका जो फार्मूला बनेगा इसे हम वेक्टर में शो करते हैं। इसी में हम कैसे शो करेंगे, वेक्टर में। तो जे के ऊपर क्या लग जाएगा, वेक्टर। तो ये आई क्या है, टोटल फ्लो करंट है, प्रवाहित धारा, और उसका जो एरिया है क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जे वेक्टर में हो जाएगा और आई अपान क्या हो जाएगा, एरिया। तो करंट अपान एरिया, ये उसको वेक्टर में हम शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर -2, मतलब मीटर पर -2 की घात हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर -2 की पावर हो जाएगा, एम्पियर मीटर -2 की पावर। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। आगे देखेंगे हम विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, हमें सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है दो टाइप की होती है। पहला है डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा जिसे कहते हैं, और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी। तो डीसी और एसी ये दो मुख्यतः दो करंट होती है। अब हम डीसी करंट में देखेंगे दिष्ट धारा, इसमें देखेंगे हम कि ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा समान, जो दिशा उसका मान है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, समय के साथ परिवर्तन इस करंट के मान में और उसके डायरेक्शन के मान में नहीं होगा। ध्यान रहे, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे, वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा कहलाएगी। अब इसे हम ग्राफ में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए ये देखिए, ये करंट और ये टाइम के बीच में हमने रिलेशन स्थापित किया। अब ये जो डायग्राम बनाया हमने, ये करंट और टाइम के बीच में है, मतलब ये धारा और ये समय। तो धारा और समय के रिलेशन में देखेंगे हम यहाँ पर, यदि ये स्ट्रेट लाइन बनाती है, मतलब कि सब जगह इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। सब जगह करंट और टाइम के बीच में जो रिलेशन होगा, जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, मतलब समय के साथ परिवर्तन हुआ क्या, धारा के मान में भी परिवर्तन नहीं हुआ और दिशा में भी परिवर्तन नहीं हुआ समय के साथ। तो यही डायरेक्ट करंट कहलाएगी। अब डायरेक्ट करंट हम किस किस से प्राप्त करते हैं, तो पहला देखेंगे सेल से, बैटरी से, जनरेटर से, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्यूमुलेटर से भी प्राप्त करते हैं हम। तो इस तरीके से डायरेक्ट करंट हम प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर उपयोग, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी का उपयोग, डीसी करंट जो है कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी करंट कहाँ यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। दूसरा है आर्क वेल्डिंग में, वेल्डिंग करने में भी, आर्क पैदा करने के लिए भी डीसी का उपयोग करते हैं। तीसरा है बैटरी चार्जिंग में, मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए भी डीसी की आवश्यकता होती है।
उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के ऑपरेशन करने में, उसे चलाने में, उसे यूज़ करने में भी हम क्या करते हैं, डीसी का उपयोग करते हैं, डायरेक्ट करंट का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो अब एसी देखेंगे। अभी तो हमने डीसी देखा, डीसी में जो वेव फॉर्म होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी की सीधी, टाइम और करंट के रिस्पेक्ट में सीधी स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब इसमें क्या होता है, धारा और उसकी दिशा का मान परिवर्तन नहीं होता। परंतु एसी में ऐसा नहीं होता, एसी में चेंज होता है। एसी में ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं हम। तो देखिए ये जो वेव फॉर्म बना हुआ है ये समय के साथ परिवर्तन होता जाएगा। कैसे, ये पाई हो गया, ये 2 पाई, ये 3 पाई। तो देखिए समय के साथ ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, मतलब ये वेव फॉर्म पॉजिटिव होगी तो ये फॉर्म निगेटिव होगी, फिर दूसरी पॉजिटिव तो ये निगेटिव होगी। तो समय के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर धारा का मान और दिशा दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि धारा पहले पॉजिटिव हो रही है फिर निगेटिव हो रही है, तो दिशा में परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे हम एसी कहेंगे। इसका नेचर क्या होगा, अल्टरनेटिंग। तो यहाँ पर करंट और टाइम के बीच का जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, देखो ये वी मैक्सिमम होगा, आई एम मतलब मैक्सिमम जो होगी एसी की जो विड्थ होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब इसका एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर एसी करंट ये धारा किस किस से प्राप्त कर सकते हैं हम, मतलब एसी को कहाँ कहाँ उपयोग और कैसे उसका जनरेशन कर सकते हैं। तो जनरेशन करने के लिए देखो यहाँ पर अल्टरनेटर का उपयोग करते हैं। यदि हमें एसी प्राप्त करना है तो हमें अल्टरनेटर का उपयोग करना पड़ेगा। वो भी कौन सा, एसी अल्टरनेटर, एसी जनित्र, जिसे एसी जनरेटर भी कहते हैं। तो अब इसका उपयोग, अब एसी अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहली बात तो आप और मैं सभी लोग डोमेस्टिक अप्लायंस में, मतलब कि घरेलू उपयोग में इसका यूज़ करते हैं। घर में एनर्जी मीटर लगा होता है, बिजली का पोल घर के सामने मिलेगा, तो उनमें जो है एसी करंट फ्लो होती है। दूसरी बात है औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल फील्ड में। तीसरी है प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों में भी किसका उपयोग होता है, एसी का उपयोग होता है। तो हम एसी का जो है प्रकाश उष्मा के रूप में भी करते हैं, ठीक है। फिर एसी जो घर में लगाते हैं हम ठंडक के लिए, कूलर जो लगाते हैं ठंडक के लिए, उसमें भी यूज़ करते हैं एसी का। फैन में एसी का उपयोग होता है। और यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करने वाले उपकरणों में भी एसी का उपयोग होता है। लाइक दैट मोटर, एसी वाली जो मोटर है, एसी मोटर को भी चलाने के लिए एसी का यूज़ करते हैं। एसी मोटर जैसे हो गया आपका 3 फेस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो जितने भी इंडक्शन मोटर होगी वो एसी में यूज़ की जाती है। उसको सप्लाई क्या देंगे हम, एसी सप्लाई देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एसी के साथ विद्युत लेपन। एसी और डीसी में अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे हम, अंतर। तो एसी और डीसी में मुख्यतः क्या अंतर है। पहली बात, एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग ऐसी प्रक्रिया नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे विद्युत लेपन कहते हैं, उस एसी में हम एसी सप्लाई देकर नहीं कर सकते। बैटरी चार्जिंग एसी देकर नहीं कर सकते हम। लेकिन हमारे मोबाइल जो चार्ज होते हैं हम उसे घरों में एसी से ही चार्ज करते हैं, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है और वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हमारा सेलफोन जो है मोबाइल वो चार्ज होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम डायरेक्ट एसी से चार्ज कर रहे हैं उसे, हम चार्ज क्या कर रहे हैं, डीसी से चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है एसी में नहीं की जाती, परंतु ऐसी जो प्रक्रिया है जैसे डीसी की सहायता से विद्युत लेपन अर्थात इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग हम किस में करते हैं, डीसी के माध्यम से करते हैं। वैसे ही एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है। एसी का ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं, बड़े बड़े ट्रांसमिशन जो टावर होते हैं वो एसी ट्रांसमिशन करते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा ह्रास कम होता है, मतलब लॉसेस क्या होंगे,
कम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे हम डीसी, तो डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं होता, क्योंकि इसे ऊर्जा हास अधिक होगी। क्या होगी? इसमें ऊर्जा हास अधिक होगी, मतलब लॉसेस अधिक होंगे। उसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट, इसमें इसका परिणाम जो परिमाण है और दिशा समय के साथ बदलता है, मतलब मैग्नीट्यूड समय के साथ एसी का चेंज होता है, लेकिन डीसी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो डीसी का जो परिमाण है अर्थात मैग्नीट्यूड और दिशा समय के साथ चेंज नहीं होता, इसीलिए ये कांस्टेंट है। उसके बाद देखेंगे हम इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, एसी की जो फ्रीक्वेंसी है, एसी की जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। ये इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है। अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज़ चलता है। अमेरिका में क्या होगा? 60 हर्ट्ज़ चलेगा। इंडिया में 50 हर्ट्ज़। तो एसी में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, तथा इसमें परिवर्तन कितना होगा? टॉलरेंस ±3%। लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी फ्रीक्वेंसी लेस होती है। उसके बाद देखेंगे हम एक दूसरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 होता है। मतलब एक यहाँ से वेव फॉर्म जब चली पॉजिटिव, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद निगेटिव चलेगी, फिर जाके 0 हो जाएगी। मतलब हाफ साइकिल के बाद 0, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद फिर 0। तो इसका जो औसत मान होता है, एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 होता है, लेकिन डीसी का औसत मान मूल मान के बराबर ही होता है, क्योंकि इसकी जो वेव फॉर्म है वो कांस्टेंट चलती है। मतलब दोनों पैरेलल चलेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये टाइम का, ये करंट का, और ये जो वेव फॉर्म है ये सीधी डीसी वेव फॉर्म सीधी चलेगी। इसीलिए क्या होता है? इसमें बराबर होता है, इसका मूल मान क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद देखेंगे चुंबकीय प्रभाव पर आधारित अमीटर और वोल्टमीटर में एसी को नहीं मापा जाता, क्योंकि इसे एसी का मान 0 ज्ञात होता है। मतलब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित अमीटर वोल्टमीटर एसी पर यूज़ नहीं करते। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट वाले जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो एसी में यूज़ नहीं होते। हाँ, लेकिन दूसरे तरीके से हम देखेंगे तो डीसी में क्या होगा? जितने मैग्नेटिक इफेक्ट वाले इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, ये डीसी में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये डीसी माप सकता है और ये वास्तविक मान भी दर्शाता है। फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसमें एसी को मापने के लिए तप्त तार मतलब रेड हॉट वायर अमीटर का प्रयोग होता है, जो इसमें क्या बताता है? ये आरएमएस मान बताता है, मतलब रूट मैन स्क्वायर। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मैन स्क्वायर। और ये इसमें हॉट वायर, हॉट रेड वायर जो है उसका यूज़ होता है, उस मेथड का यूज़ होगा। लेकिन दूसरे तरीके से देखेंगे डीसी में, तो इसमें रेड हॉट वायर एवं अमीटर से डीसी भी मापा जा सकता है, तो इसका वास्तविक मान दर्शाता है। मतलब हम रेड हॉट वायर एसी में भी यूज़ कर सकते हैं और डीसी में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार के बने हुए अमीटर और वोल्टमीटर डीसी मापने में सक्षम है, और इस प्रकार के रेड हॉट वायर प्रकार के अमीटर और वोल्टमीटर ये एसी को मापने में सक्षम है। कहने का मतलब ये। उसके बाद एसी को बैटरी से संचयित नहीं कर सकते, मतलब एसी को बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन डीसी को बैटरी में संचयित मतलब स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसी के साथ किसका उपयोग होता है? ट्रांसफार्मर का। लेकिन डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है क्या? नहीं होता। आगे देखेंगे हम एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेक्टिफायर अर्थात दिष्टकारी, या इसको रिज्जुकारी भी बोलते हैं, का प्रयोग ऑप्शन में यदि हो, दिष्टकारी ना हो या रिज्जुकारी लिखा हो, तो भी हमें समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें। ये एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरी जगह देखेंगे हम डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। अर्थात एसी को डीसी में बदलने के लिए हमारा जो मोबाइल का चार्जर होता है उसमें हम एसी सप्लाई इनपुट में देते हैं, उसके बाद उसमें रेक्टिफायर सर्किट
लगा हुआ तभी तो वो डीसी में चेंज होता है और उसके बाद हम मोबाइल चार्ज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा के प्रभाव क्या होते हैं? पहला तो हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है? इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? हीट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? हीट, मतलब हीटेड होगा वो। इसे विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव कहते हैं। मतलब कि धारा प्रवाहित करने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, कहने का मतलब यही है। और इसकी खोज किसने किया था? जूल ने किया था। इसके प्रभाव के अनुसार H = I²RT, ये इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है? H = I²RT। इस प्रभाव के अनुसार फार्मूला क्या बना? H = I²RT। मोस्ट इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट, यदि आपको H का मान निकालना है तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखें पर यहाँ पर जो है H क्या है? उत्पन्न ऊष्मा है, जिसे जूल में काउंट करते हैं। यूनिट क्या है? जूल। उसके बाद I क्या है? धारा, करंट। R क्या है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और T क्या है? समय, और इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो यहाँ पर P पावर, I²R क्या होता है? P = I²R भी होता है। ये फार्मूला हमें भी याद है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम H = PT लिखा हुआ है। अब यहाँ पर P क्या है? पावर है। तो इसे और हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? H = V²RT लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका? यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका फार्मूला H = V²T/R। V क्या है? यहाँ पर वोल्टेज है, तो इसका शॉर्टकट क्या हो गया? फार्मूला H = VIT। H = VIT। इसकी खोज जूल ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? जूल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए उसी के नाम पर क्या रख दी? इसकी यूनिट। इसलिए इसे जूल का प्रभाव भी कहते हैं। मतलब किस नाम से जानते हैं? जूल का प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बराबर कितना होता है? 36 × 10⁵ जूल। किसके बराबर होगा? 1 BTU बराबर हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल। यहाँ पर हम देखेंगे ऊष्मी प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण है। किस किस में हीटिंग क्रिएट होता है? तो पहला है विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन। दूसरा है हीटर, और तीसरा है बल्ब। तीसरा क्या है? बल्ब। तो इसमें कौन से ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं ये देखेंगे। इसमें अभ्रक का, देखो अभ्रक का क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक आयरन की बात। इसमें क्या होता है? अभ्रक का एक प्लेट होता है, क्या होगा? माइका का। माइका को क्या कहा जाता है? अभ्रक। अभ्रक का एक प्लेट होता है जो ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। अरे ऊष्मा का सुचालक हुआ, ऊष्मा का क्या होगा? सुचालक, और विद्युत का क्या होगा दोस्तों? कुचालक होगा। उसके बाद इस पर क्या होगा? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम की कॉइल लपेटी होगी। ये जो कॉइल है ये नाइक्रोम की कॉइल लपेटी गई है। तो नाइक्रोम में ऐसा कौन कौन से धातु होते हैं? पहला निकेल और दूसरा क्रोमियम। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो यह क्या हो जाती है? गर्म होती है। हीटिंग मतलब हीट उत्पन्न करती है। इसमें नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होती है और उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होगा। मतलब रजिस्टिविटी भी उच्च होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च होगा। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण ही इसका जो फिलामेंट है ये जल्दी टूटता नहीं है। वैसे ही देखेंगे हम हीटर। हीटर भी इस तरीके से ही यूज़ होने वाला उपकरण है जो हीटिंग क्रिएट करता है, इसका नाम ही है। इसमें देखेंगे हम ये किसका बना होता है? ये चीनी मिट्टी का बना होता है।
और एक प्लेट लगी होती है इसमें, जो उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होती है। चीनी मिट्टी की प्लेट बनी होगी और उसमें क्या लपेटी होगी, कॉइल लपेटी होगी। अब इस प्लेट पर नाइक्रोम के तार लगे होंगे, अर्थात निकिल प्लस क्रोमियम, ये मिश्र धातु से बना हुआ इसमें कॉइल होगी। और इस कॉइल किसकी बनी हुई है, नाइक्रोम की। तो आपको पूछा जाए कि हीटर के अंदर जो कॉइल लगी होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है नाइक्रोम की, अर्थात निकिल प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों बल्ब, विद्युत बल्ब। इसमें कांच का एक बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन धातु का बना होता है फिलामेंट। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। और इस तंतु का गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। अर्थात टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध दोनों क्या होगा, उच्च होगा। नाइक्रोम का भी गलनांक और प्रतिरोध क्या था, उच्च था, परंतु यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसलिए पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता है, मतलब वैक्यूम में इस फिलामेंट का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकृत नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। परंतु निर्वात में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा न हो पाने के कारण टंगस्टन पिघलकर वाष्पीकृत हो जाता है। तो निर्वात में उष्मा का संचरण और संवहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण संचरण भी नहीं होगा और संवहन की क्रिया भी नहीं होगी और संचरण की भी क्रिया नहीं होगी। तो टंगस्टन पिघलकर क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आजकल बल्ब में क्या डाला जा रहा है, नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस। कौन कौन सी गैस भरी होती है, पहला तो नाइट्रोजन, दूसरा आर्गन। ध्यान दीजिएगा, बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन और दूसरा आर्गन। ये दो गैस बल्ब के अंदर भरी होती है। इस गैसों का भरने का रीज़न यही होता है कि इसका जो फिलामेंट है, इसमें जो टंगस्टन का फिलामेंट है, ये मेल्टिंग ना हो, मतलब इसमें ये गले ना, ये टूटे ना, इसमें संचरण और संवहन की क्रिया ना हो। इस कारण से इसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब फिलामेंट का जो टेम्परेचर देखेंगे हम, फिलामेंट का जो टेम्परेचर है ये 1500 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये कांच वाला बल्ब है जो अक्सर 12 या 15 रुपए में मिल जाते हैं, जो पीली रोशनी देता है, पीली रोशनी देता है। इसमें आगे देखेंगे हम, यदि बल्ब का कांच काला हो जाए तो इसका मतलब ये है कि टंगस्टन का ऑक्सीकृत होना, टंगस्टन का ऑक्सीकृत होना। बल्ब का कांच काला हो जाए तो इसका मतलब ये है कि टंगस्टन क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ये बल्ब का डायग्राम है, इसका चित्र है। अब यहाँ पर देखेंगे टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो बहुत बार पूछा गया है टंगस्टन का गलनांक, ये होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस बल्ब का टंगस्टन का गलनांक होता है। तो बल्ब में जो यूज़ होने वाला टंगस्टन फिलामेंट है उसका गलनांक होता है 3380।